Welcome to the Quiz Champ Arena. Challenge your mind and win your future. प्रश्न चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस केस से संबंधित है? ए ऑप्शन कह रहा है कि गोलकनाथ केस, बी ऑप्शन केशवानंद भारती केस, सी ऑप्शन मिनर्वा मिल्स केस और डी ऑप्शन शंकर प्रसाद केस। चलिए उत्तर देना स्टार्ट कर दीजिए कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा किस केस से संबंधित है। ठीक है, चलिए बताइए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अगर मूल ढांचा सिद्धांत की बात किया जाएगा तो बिल्कुल केशवानंद भारती केस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि मूल अधिकारों को पहली बार किस केस में चुनौती दी गई? आपको बताना है कि मूल अधिकारों को किस केस में सबसे पहली बार चुनौती दी गई थी। तो चलिए, अगर बात मूल अधिकारों को की जा रही है तो गोलकनाथ बनाम बिल्कुल गोलकनाथ केस ही था। ठीक, अगला प्रश्न न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तब आपका उत्तर क्या होगा, एक बार हम देखना चाहते हैं। सभी लोग कमेंट करें कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होगा। ठीक, चलिए बिल्कुल नोट करिए। न्यायालय द्वारा कानून, न्यायालय द्वारा कानून, उसके बाद क्या हो सकता है बताइए कि समीक्षा। ठीक है, ऊपर लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ जो होता है न्यायालय द्वारा कानून की समीक्षा, ये अर्थ होता है। इसको नोट कर लीजिए और तुरंत आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहले 3 प्रश्न जो थे संविधान से थे, अगला प्रश्न आ गया भूगोल से। बताइए लू किस प्रकार की पवन है? ठंडी और शुष्क है, गर्म और शुष्क है, गर्म और आर्द्र है, ठंडी और आर्द्र है। बताइए कौन सा होगा उत्तर हमारा यहाँ पर। तो नोट कर लीजिए, लू जो होती है ये होता है गर्म और शुष्क, क्योंकि आपको पता होगा ये लू जो है गर्मियों में ज्यादा चलती है। ठीक है, तो गर्मियों में तो शुष्क होगा ही और गर्म भी होगा, इसलिए बी ऑप्शन को सही कर लीजिए। ठीक, लू मुख्यतः भारत के किस भाग में चलती है? अगर आपसे ये पूछा जाए तब आप क्या उत्तर बताएंगे, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल नोट करिए, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम क्या बताइए, जल्दी से फटाक से कमेंट करिए। उत्तर पश्चिम का आगे क्या लिखें? बिल्कुल भारत ही होगा भाई साहब, भारत की बात करें तो भारत ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, करा कि चिनूक किस प्रकार की होती है? चिनूक पवन जो है किस प्रकार की होती है? गर्म ठंडी कौन सी होगी? तो लिख लीजिएगा गर्म, उसके बाद भी शुष्क। ठीक, गर्म और शुष्क पवन होती है चिनूक पवन, इसको भी आप लोग नोट करिए। देखिए हमें हर प्रकार से तैयार रहना, हर प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार नया आयोग पेपर कराने वाला है। पता नहीं किस प्रकार से वह पेपर कराएगा, ये तो अभी संशय बना हुआ है। इससे पहले पीएनपी पेपर कराता था यूपी टेट का, तो पूरा पैटर्न फिक्स था कि हाँ इसी पैटर्न पर पूछेगा। लेकिन जब आयोग ही चेंज हो गया, पूरे के पूरे आयोग के साथ साथ नए अध्यक्ष, नए कार्यवाहक सभी लोग नए हो गए हैं, तो प्रश्न किसी भी प्रकार से वो लोग बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, हम आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो फैक्ट वाले, उनको अलग से किताबों से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो सभी प्रकार से तैयारी करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बताइए, बिल्कुल दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ठीक, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन है। ठीक, वर्गीज कुरियन, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, कह रहा है कि सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीतिक विस्तार था, धार्मिक सहिष्णुता था, या व्यापार वृद्धि, या सैन्य शक्ति? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल अगर बात किया सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तो धार्मिक सहिष्णुता था, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहां से संबंधित थे? आपको यह प्रश्न बताना है। बिल्कुल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे भाई साहब अजमेर से। कहां से? अजमेर से। अजमेर कहां पर है? तो राजस्थान में है। ठीक, राजस्थान लिख लीजिएगा। चलिए, सूफी संत किस भाषा में उपदेश देते थे? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बताइएगा स्थानीय भाषा। ठीक, स्थानीय भाषा में देंगे, जहां के वो निवासी थे वहां पर जो भाषाएं चलती थी उसी भाषा में वो लोग उपदेश देते थे। नेक्स्ट देखिए क्या करा अगला प्रश्न, कहा जा रहा है कि मानव पूंजी का अर्थ क्या है? धन है, मशीन है, कौशल और शिक्षा है, या भूमि है? चलिए, मानव पूंजी का अर्थ क्या है? तो मानव पूंजी का अर्थ क्या धन होता है? बिल्कुल नहीं, धन नहीं कहेंगे, मशीन नहीं कहेंगे, भूमि नहीं कहेंगे, बल्कि कौशल और शिक्षा जो होता है ये मानव पूंजी कही जाती है। इसलिए तीसरा ऑप्शन यहां से हमारा सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि शिक्षा किस प्रकार का निवेश है? तो शिक्षा की बात कर रहा है, तो जल्दी से बताइए। चलिए, शिक्षा जो है मानव पूंजी निवेश है। ठीक, अगला प्रश्न, स्वास्थ्य मानव पूंजी को कैसे प्रभावित करता है? बताइए। स्वास्थ्य, बिल्कुल ये जो है ये कार्य क्षमता, ठीक, कार्य क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, कार्य क्षमता बढ़ाता है। तो अभी तक आप लोग इस क्लास में 15 प्रश्न पढ़ चुके हैं, 5 प्रश्न एमसीक्यू और 10 प्रश्न वन लाइनर। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करें, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, मनोनयन होता है, या मिश्रित होता है? बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रश्न संख्या 6 की बात किया जा रहा है यहाँ पर, जल्दी से उत्तर करिए। तो बिल्कुल, तो बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अभी आप लोग देखे होंगे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे भैया नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा गए हैं, गजब का खेला हो रहा है वहां पर। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि राज्यसभा का अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? चलिए बताइए उत्तर क्या होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होते। क्या होता है? कभी भंग नहीं होते। ठीक, कभी भंग नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए, 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 2 वर्ष बाद।
ठीक है, 2 वर्ष बाद 1/3 रिटायर हो जाते हैं। अभी देखे होंगे, अभी हमारे संसद में कुछ ऐसा ही प्रक्रिया चल रहा है, जिसमें कई राज्यसभा सांसद इस्तीफा मतलब क्या, उनको निकाला गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कृषि का प्रकार जिसमें केवल आत्मनिर्वाह के लिए उत्पादन होता है, क्या कहलाता है? वाणिज्यिक कृषि कहलाएगा, निर्वाह कृषि कहलाएगा, मिश्रित कृषि कहलाएगा या रोपण कृषि कहलाएगा? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए, कौन-सा सही होगा? चलिए, बिल्कुल, कुछ लोगों का उत्तर ए आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, आप लोग सब सही कर देंगे। क्या कह रहा है देखिए, कृषि का प्रकार जिसमें केवल आत्मनिर्वाह के लिए उत्पादन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जब यहाँ पर देखिए आत्मनिर्वाह आ गया तो निर्वाह कृषि कहेंगे, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि रोपण कृषि का एक उदाहरण दें। तो रोपण कृषि का एक उदाहरण देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल, चाय। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, भारत में निर्वाह कृषि कहाँ अधिक प्रचलित है? अगर ये बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचलन बहुत अधिक है। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में यह ज्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927, 1928, 1929, 1930। साइमन कमीशन भारत कब आया? चलिए, प्रश्न संख्या 8 की बात किया जाए तो बिल्कुल 1927 में साइमन कमीशन बना था, लेकिन भारत आने की बात किया जाएगा तो 1928 में यह भारत आया था। बिल्कुल, देखिए आपके पेपर में एसएसटी के अंतर्गत 60 प्रश्न आएंगे और 60 ही नंबर के आएंगे। कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, आप जितना सही करेंगे पूरा नंबर मिलेगा, अगर आप गलत करेंगे तो एक भी नंबर कटेगा नहीं। ठीक, और हाँ, पेपर 2 वालों आप ध्यान रखना कि अगर आपका एसएसटी कमजोर हो तो आप फोकस किस पर करेंगे? सीडीपी पर, ठीक, और हिंदी पर। ये 2 विषय ज़्यादा तैयार कर लीजिए। इसमें देखिए 30 प्रश्न यहाँ से, 30 प्रश्न यहाँ से। टोटल अगर आपने दोनों मिलाकर 50 प्रश्न भी सही कर दिए तो आपका स्कोर 100% जो है 100 प्लस हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। तो अगर आपका एसएसटी ठीक है तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा। एसएसटी ऐसा नहीं है कि एसएसटी छोड़कर पास हो जाएंगे, कभी नहीं पास हो सकते, ये लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? ये आप जानते हैं, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक, भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसका विरोध हुआ था। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है? तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल, साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था, इसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, साइमन विरोध। चलें आगे बढ़ें। लाइक कर दिया आप, क्लास बहुत अच्छा किया, लाइक कर दिया तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए क्लास को। डेली आपके लिए फ्री क्लासेज आ रही हैं हमारे चैनल लक्ष्य तक पर, आप जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? मुद्रा आपूर्ति से, कर और व्यय से, बैंकिंग से, विनिमय दर से। ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का प्रश्न अक्सर गलत कर देते हैं आप लोग। ठीक, बिल्कुल, राजकोषीय नीति की बात किया जा रहा है तो यह जो होगा कर और व्यय से होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण देना है। तो प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? आयकर को कह सकते हैं। ठीक, बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो अभी जस्ट बजट प्रस्तुत हुआ था कुछ दिन पहले, जानते होंगे, वित्त मंत्री। ठीक है, बजट हमारे देश का हो या हमारे राज्य का, वित्त मंत्री जो होते हैं वही प्रस्तुत करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कहा जा रहा है कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? अपरदन से, निक्षेपण से, वाष्पीकरण से, अपक्षय से। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो बिल्कुल डेल्टा का जो निर्माण है ये निपक्षण से होता है, निक्षेपण से होता है। किससे? निक्षेपण से, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए वन लाइनर क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सब जानते हैं सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक, सुंदरवन। अगला प्रश्न, एस्चुअरी क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? नदी का मुहाना है। ठीक, नदी का मुहाना, इसे हम एस्चुअरी कहते हैं। देखिए अगर आपको भारत का सबसे बड़ा डेल्टा तो मैंने बता दिया सुंदरवन का डेल्टा, यह किस नदी पर है तो इसको भी नोट करिए, गंगा। ठीक, गंगा, एक मिनट, चलिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों पर यह डेल्टा बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अभी तक 30 प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, 30 प्रश्न हो गए। तो टाइम देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 13 से 14 मिनट में हम आपको 30 प्रश्न प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक, बिल्कुल, अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार से तैयारी करना तो डेली जुड़िए भाई साहब, पढ़ने वालों के लिए हम तैयार हैं। अगर आपको और स्पीड में क्लास चाहिए तो हम और स्पीड में भी प्रोवाइड करेंगे, और अधिक प्रश्न चाहिए तो हम और अधिक प्रश्न भी प्रोवाइड करेंगे, बस आप डेली पढ़िए बस। ठीक, चलिए, समानता का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता देना, भेदभाव समाप्त करना, शिक्षा देना, न्याय देना। चलिए, समानता का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल बात समानता की जा रही तो भेदभाव समाप्त करना होगा, तभी तो समानता का अधिकार होगा ना। बिल्कुल, जब समानता की बात किया गया तो भेदभाव को समाप्त करना, यही हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए, आरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? बिल्कुल सामाजिक, सामाजिक न्याय पर। ठीक, अगला प्रश्न, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 15 में भेदभाव, क्या? भेदभाव निषेध की बात किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 15 में भेदभाव निषेध की बात हुई है, इतना जानते रहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? अंधकार युग, स्वर्ण युग, आधुनिक युग, मध्य युग। बताइए, गुप्त काल। प्रश्न संख्या 12, गुप्त काल बिल्कुल स्वर्ण का युग हो जाएगा, आप नोट करेंगे, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? अगर आपसे ये पूछा जाए तो भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता था। क्या? भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता था। गुप्त काल में किस लिपि का प्रयोग हुआ? अगर बात इसकी की जाए तो क्या बताएंगे आप? बताइए। बिल्कुल, गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, इसको भी आप नोट कर लेंगे।
एक बार कमेंट करिए कि क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है क्लास की नहीं, प्रश्न कैसे हैं, सरल हैं, कठिन है या सही है, किस प्रकार से हैं, एक बार इसको भी बताइए जरूर। सभी लोग कमेंट करेंगे एक तरफ से, ठीक। चलिए बात करें प्रश्न की। बिल्कुल। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ताप बढ़ाना है, यूवी किरणों को रोकना है, वर्षा कराना है, हवा शुद्ध करना है। भाई साहब ओजोन परत ताप नहीं बढ़ाती, इसको भी गलत करिए। वर्षा कराना इसका कार्य नहीं है और हवा शुद्ध करना इसका कार्य नहीं, बल्कि यूवी किरणों को रोकना, अल्ट्रावायलेट जिसे आप कहते हैं, ठीक। बिल्कुल। इसको नोट करिए, बी वाला ऑप्शन हमारा प्रश्न संख्या 13 का उत्तर सही होगा। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? बताइए तो। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल। किसमें? समताप मंडल में। नेक्स्ट देखिए, सीएफसी का पूरा नाम पूछा रहा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। आगे आएंगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन से जोड़ा गया था? संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अगर पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो यह हुआ था 1976 में। और इसी संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से आप बताइए एक बार। इसमें से उत्तर पहले। बिल्कुल, इसमें से समाजवादी था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और क्या था एक, उसको बताइएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने बताया 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तब आप क्या बताएंगे? प्रस्तावना का स्रोत कहाँ से लिया गया है, ठीक है। हम भारत के लोग, प्रस्तावना तो यही है ना। और ये कहाँ से लिया गया था? तो एक प्रकार से फ्रांस। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? ये फ्रांस से लिया गया था। इसको नोट करिए, प्रश्न यही है, प्रस्तावना का स्रोत कहाँ से लिया गया है, ठीक है। स्रोत क्या है? तो फ्रांस से लिया गया है। क्या है? थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, बस आप इतना जानते रहिए कि भारत का संविधान जो है, इसमें जो प्रस्तावना का स्रोत है, ये हमारे फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलेंगे। राष्ट्रीय आय कैसे मापी जाती है? उत्पादन से, आय से, व्यय से, उपरोक्त सभी से। चलिए, राष्ट्रीय आय कैसे मापी जाती है? प्रश्न संख्या 15। तो बिल्कुल सही उत्तर जो होगा, उपरोक्त सभी से हम राष्ट्रीय आय माप सकते हैं, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा डी वाला सही हो जाएगा। एनडीपी का अर्थ क्या है? एनडीपी बताइए तो। बिल्कुल, इसे ही शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं ना। शुद्ध सकल, हिंदी लिखिए भाई साहब, एक मिनट। शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद कहेंगे। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है? तो क्रय शक्ति जो है, क्या होती है? क्रय शक्ति घटेगी या बढ़ेगी? बताइए तो, बताइए। घटती है, ठीक, घटती है। क्रय शक्ति जो है मुद्रास्फीति का प्रभाव के कारण घटती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न भी हो सकता है। नहीं नहीं, अभी है प्रश्न और है, तभी तो 50 प्रश्न पूरा होगा ना। चलिए, पठार की विशेषता क्या है? ऊंचाई और समतलता, गहराई, ढलान, जल भराव। बताइए पठार की विशेषता क्या है? तो बिल्कुल ऊंचाई और समतलता, ये होता है हमारे पठार की विशेषता। ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वन लाइनर क्या? देखिए, वन लाइनर हम इसलिए अपनी क्लास में, हर क्लास में करा रहे हैं ताकि आप लोग वन लाइनर को आसानी से याद कर सकें, नहीं तो नोट्स बना सकें। और हर सब्जेक्ट का आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, चाहे हिंदी हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो, एसएसटी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, क्योंकि हर जो सब्जेक्ट हम करा रहे हैं सभी में हम वन लाइनर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो दक्कन का पठार, ठीक। भारत की बात कर रहा है ना, बिल्कुल दक्कन का पठार, दक्कन का पठार ये हमारा सबसे बड़ा है। दक्कन का पठार किस प्रकार का है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये है हमारा ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, पठार, ज्वालामुखी पठार है। बिल्कुल बिल्कुल पठार है, ज्वालामुखी पठार है। चलिए, आज के आखिरी प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि संघ सूची में किस प्रकार के विषय आते हैं? राज्य से संबंधित, राष्ट्रीय महत्व के, स्थानीय या मिश्रित। चलिए कमेंट करिए बात, संघ सूची में किस प्रकार के विषय आते हैं? प्रश्न संख्या 17। बिल्कुल सही। अगर बात करेंगे इसका उत्तर तो राष्ट्रीय महत्व के आएंगे, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के आएंगे। नोट कर लीजिएगा, विषय ये होता है बी वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में संघ सूची में लगभग कितने विषय? तो लगभग 100 विषय हैं, ठीक है, संघ सूची में। और समवर्ती सूची का अर्थ क्या है? जिसमें केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बनाए, ठीक है, ये जानते रहिए, दोनों आते हैं इसमें, ठीक, दोनों आएंगे। और मेन जो कानून बनाएगा वो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर, सिरसा सूरी। देखिए दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब की गई थी? 1582 में की गई थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा किसने लिखा? देखिए दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गुलबदन बेगम आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कलपक्कम, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं या किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है तो यह घटना अपसौर कहलाती है। क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर स्थित होती है तब यह घटना उपसौर कहलाती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? किस तिथि पर ग्रीष्म अयनांत होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 21 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा ग्रीष्म ऋतु होती है। यह घटना कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और शीत ऋतु होती है। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवरोधी पर्वत। अवरोधी पर्वत का निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? मेयान ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो फिलीपींस में है। फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एस्चुरी नदी सही सुमेलित है। लटकती घाटी हिमानी, यह भी सही है। नूनातक भूमिगत जल। नूनातक किसी हिमानी मतलब ग्लेशियर, हिम चादर या अन्य बर्फ से पूरी तरह ढके हुए विस्तृत क्षेत्र में एक बर्फ रहित खुला हुआ पथरीला पहाड़ या फिर चट्टान होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं। बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं। क्षोभ मंडल की विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? शीत महासागरीय धारा यहाँ पर कौन सी है? 4 ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेंगुइला धारा ये शीत महासागरीय धारा है। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है, जो दक्षिण अटलांटिक में अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर चलती है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, जून 2005 में पारित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 को संसद में पारित किया गया था तथा यह अक्टूबर 2005 से देश में प्रभावी हुआ था। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत में सर्वप्रथम दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51A के रूप में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। 51A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 280 में है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की बेंच गठित की जाती है। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 अक्टूबर 1985 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 अक्टूबर 1985 पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैबिनेट मिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल में चुनाव हुआ? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। यह 2014 का पेपर है, मतलब 2014 में से प्रश्न पूछे गए थे यूपी टेट एग्जाम में। तो उस समय यहाँ पर नेपाल राइट आंसर था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर पंडित सारंगदेव द्वारा रचित संगीत शास्त्रीय ग्रंथ है। इसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 अध्याय है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल को। मध्यकाल को भारतीय संगीत का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रमिक पुस्तक मालिका किसने लिखी है? क्रमिक पुस्तक मालिका किसने लिखी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्रमिक पुस्तक मालिका नामक ग्रंथ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें एक संधि प्रकाश राग है। इनमें एक संधि प्रकाश राग है। तो यहाँ पर भैरवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राग भैरवी संधि प्रकाश मतलब उषा काल में गाया जाने वाला राग है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भैरवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें एक संगीतमय माना जाता है। इनमें एक संगीतमय माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है किसका? आम की। अल्फांसो आम की एक प्रचलित किस्म है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? देखिए दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कंटूर विधि अपनाई जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कंटूर विधि सीढ़ी नुमा खेती होती है जो पहाड़ी ढालों पर बनाई जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है। जेली बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो पेक्टिन आवश्यक है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पेक्टिन पदार्थ उत्पादकों की कोशिका भित्ति से निर्मित एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग जैम एवं जेली बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आम की कौन सी किस्म बहुभ्रणी है? आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है? ऐसा होना चाहिए था।
यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा रहेगी। आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चंद्रकली आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चंद्रकली आम की प्रजाति है जो बहुभ्रूणीय होती है और यह प्रजाति मुख्य रूप से केरल में उगाई जाती है। गार्डन रैक का उपयोग किया जाता है। गार्डन रैक एक मशीनी संयंत्र होता है जिसकी सहायता से खरपतवार को एक जगह एकत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर खरपतवार एकत्रीकरण हेतु सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अचल संधि पाई जाती है। अचल संधि कहाँ पाई जाती है? अचल संधि दोस्तों कपाल की हड्डियों में पाया जाता है। तो कपाल आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, H2O होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, H2O। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? रक्त की शुद्धि, तो देखिए दोस्तों, गुर्दा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुर्दा मतलब किडनी, मानव शरीर के रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। किडनी खराब होने पर डायलिसिस द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। लाल ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? देखिए दोस्तों, लाल ग्रंथियों द्वारा टाइलिन नामक पाचक रस स्रावित होता है जो भोजन को पचाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? अरारोट का कलफ लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूती आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूती वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है जिससे वस्त्र कड़ा एवं चमकीला हो जाता है। निम्न में किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर केसिका जल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मृदा में उपस्थित जल को पौधों के जड़ों द्वारा केसिका जल के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, भदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन करने वाली भैंस भदावरी नस्ल की होती है। अगला प्रश्न है, गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। गुल्ली डंडा गेहूं की फसल का प्रमुख खरपतवार है जो गेहूं के साथ ही खेतों में उगता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए। भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए? 8 से 10% होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 से 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन भूक्षरण का कारक नहीं है? भूक्षरण का कारक कौन नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ढाल के विपरीत जुताई, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ढाल के विपरीत जुताई भूक्षरण को रोकने अथवा कम करने में सहायक होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हरा रंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिनका क्रम है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रस्किन के अनुसार कला क्या है? रस्किन के अनुसार कला क्या है? तो कला दोस्तों जीवन है। इनके अनुसार, रस्किन के अनुसार जीवन एक कला है, अर्थात कला जीवन है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ भी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो बाज पक्षी के चित्र का चित्रण मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में की गई थी। इसे उस्ताद मंसूर ने बनाया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो देखिए, प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कौन कौन? लाल, हरा और नीला। इसे मूल रंग भी कहा जाता है, लाल, हरा, नीला को। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लंबी कूद से संबंधित है। तो बी ऑप्शन लंबी कूद राइट आंसर हो जाएगा। टेक ऑफ बोर्ड शब्द लंबी कूद स्पर्धा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, कबड्डी से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बोनस लाइन शब्द कबड्डी के खेल से संबंधित है। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए दोस्तों, फुटबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉबी किस खेल से संबंधित है? लॉबी किस खेल से संबंधित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर कबड्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। लॉबी शब्द कबड्डी खेल से संबंधित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। किसका? राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है ताकि वे राष्ट्र के गौरव को समझें तथा राष्ट्रीय एकता समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रसायन शास्त्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल ये सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान करते हैं, रसायन शास्त्र नहीं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के अनुसार सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मानचित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री मानचित्र होती है क्योंकि भूगोल भौगोलिक स्थितियों से संबंधित है जो मानचित्रों पर अंकित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर घाटे का है। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो मंदिरों को निर्मित कराया। खजुराहो मंदिरों को निर्मित कराया किसने कराया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चंदेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो चरक आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। कनिष्क को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक चरक रहते थे।
निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? तो देखिए दोस्तों, ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था, दिल्ली का लाल किला का निर्माण भी कराया गया था, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं कराया गया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1920 में शुरू किया था गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 60 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। प्रीवियस ईयर के बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं, तो यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से कीजिए और कमेंट मिलकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।